नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्या डीजल वाहनों के दिन लदने वाले हैं? दरअसल सरकार की एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी ने 2027 तक 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। यह मुद्दा इंडस्ट्री और पब्लिक दोनों के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या वाकई डीजल वाहन इतना ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं कि उनको अब बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। क्या वाकई में जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और प्राइवेट व्हीकल जो मूवमेंट है उसमें भी क्या पूरी तरह से डीजल वाहनों से निजात मिल सकती है? अगर मिल सकती है तो फिर इसके विकल्प हमारे पास क्या क्या हैं? क्या इसके लिए इंडस्ट्री तैयार है, आम लोग तैयार हैं, सरकार तैयार है? चुनौतियां क्या होंगी और प्रदूषण के लिए कितना घातक हो रहे हैं ये डीजल वाहन? इस पर करेंगे पूरा एनालिसिस बहुत ही खास मेहमानों के साथ। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण में डीजल एक बड़ी वजह है। इस प्रदूषण से पार पाने के लिए सरकार की ओर से गठित एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी हैं। सिफारिशों में 2027 तक डीजल वाहनों को 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों में पाबंदी लगाने की बात कही गई है। वहीं शहरी क्षेत्रों में डीजल से चलने वाली सिटी बसों के रजिस्ट्रेशन को 2024 से बंद करने की बात कही गई है। अगर इन सिफारिशों पर अमल होता है तो अगले 10 साल में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में 75% सिटी बसें इलेक्ट्रिक होंगी। सिफारिश में कहा गया है कि 2035 तक सीएनजी बसों के संचालन की इजाजत दी जा सकती है। वहीं सिफारिश में लंबी दूरी की बसों के लिए सीएनजी के साथ हाइब्रिड बसों पर जोर दिया गया है। दरअसल ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि ARAI की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के मुख्य कारक PM 2.5 की एक बड़ी वजह ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। PM 2.5 के उत्सर्जन में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का करीब 20% योगदान है। ऐसे में डीजल को लेकर कमेटी की सिफारिशों को सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता। कमेटी ने पेट्रोलियम, कोल, पावर एंड रिन्यूएबल मंत्रालयों के मंत्रियों के समूह के गठन की सिफारिश की है ताकि एनर्जी खपत को लेकर एक पुख्ता रोड मैप तैयार किया जा सके। फिलहाल तो कमेटी की सिफारिशों का इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस है। कमेटी ने 2035 तक ग्रिड पावर की क्षमता को भी मौजूदा 18% से बढ़ाकर 40% करने पर जोर दिया है। देश में डीजल की कुल खपत की बात करें तो इसकी 70% खपत ट्रांसपोर्ट सेक्टर में होती है। इसमें 28% खपत ट्रकों में होती है। इसके बाद बसों में 9.5%, 22% के करीब कारों और 6.5% के करीब 3 व्हीलर्स में होती है। ऐसे में डीजल वाहनों को हटाने की बात इसलिए तेजी से चल रही है क्योंकि एक डीजल वाहन करीब 24 पेट्रोल वाहनों के बराबर और करीब 40 सीएनजी वाहनों के बराबर प्रदूषण फैलाता है। डीजल के प्रदूषण से सेहत पर पड़ने वाले खतरों की बात करें तो ये पेट्रोल के मुकाबले 5 गुना ज्यादा घातक है, जबकि ईवी के मुकाबले 25 गुना ज्यादा। वहीं डीजल इंजन की गाड़ियां पेट्रोल, सीएनजी और ईवी के मुकाबले शोर भी ज्यादा करती हैं। फिलहाल सरकार वैकल्पिक ईंधनों के इस्तेमाल पर तेजी से आगे बढ़ रही है। देश में फ्यूल के तौर पर इथेनॉल का इस्तेमाल होने लगा है। मौजूदा समय में पेट्रोल में 8.5% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। वहीं सरकार हाइड्रोजन फ्यूल पर भी तेजी से काम कर रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में डीजल गाड़ियों की संख्या में जहां कमी आएगी, वहीं ईवी और वैकल्पिक ईंधन से चलने वाली गाड़ियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखने को भी मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुका है। परिचय आपका आज के खास मेहमानों से करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं RS शर्मा सर, जो कि पूर्व चेयरमैन है ONGC के। शर्मा सर, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं नरेंद्र तनेजा सर, जो कि जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट हैं। नरेंद्र सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है अरुण मल्होत्रा सर, जो कि ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है और पूर्व MD रहे हैं निसान इंडिया के। अरुण सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। शर्मा सर, चर्चा की शुरुआत आपसे। कमेटी ने अपनी सिफारिशें दी हैं और 2027 तक कहा है कि आप पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एंड गैस फ्यूल्ड व्हीकल्स पर आ जाइए, और इनफैक्ट सिटी बसेस के लिए तो कह रहे हैं कि 2024 से ही हटा दीजिए। क्या इतनी जल्दी? मैं जल्दी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सर बहुत लंबा इशू है, बहुत पुराना इशू है। थोड़ा समय की मांग एक्सपर्ट्स भी करते रहे, इंडस्ट्री भी करती रही है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि सरकार इस समिति के सिफारिशों पर गौर कर पाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज है तो वी हैव टू वेलकम दिस सॉर्ट ऑफ अनाउंसमेंट। और एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर काफी देश में काम हो रहा है और
मैंने थोड़ा सा उसका जो रिपोर्ट जो पढ़ी थी कि एनी चेंज हैज टू बी डिस्रप्टिव। ये सोचेंगे कि हम बाद में कर लेंगे, ऐसे नहीं होगा। डिस्रप्टिव चेंज करने के लिए कोई ना कोई आपको अपने माइलस्टोन सेट करने ही पड़ेंगे और वो माइलस्टोन चैलेंजिंग होने चाहिए। उसके लिए मैं पूर्ण तरह सहमत हूं कि मतलब ऐसा होना चाहिए। ये तो बात हो गई कि क्या होना चाहिए। और दूसरी जो ये है कि डेफिनेटली चैलेंजिंग है। तो चैलेंजिंग जो है उसको करने के लिए ये भी सरकार की तरफ से कुछ आना चाहिए सॉल्यूशन। सरकार का इसमें क्या रेस्पॉन्स होगा कि इकोसिस्टम कैसे सेटअप होगा कि जो जितने जितने वो डीजल व्हीकल्स हैं, 4 व्हीलर्स 1 मिलियन प्लस पॉपुलेशन वाले शहरों में, तो उसमें ईवीज आ पाएंगी या दूसरी जो है पेट्रोल डीजल जो गाड़ियां चल पाएंगी, उसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। और एक जो गैस बेस्ड इकोनॉमी जिसके ऊपर काफी सरकार की जो जोर है, हाइड्रोकार्बन ग्रीन हाइड्रोकार्बन पर काफी जोर है, तो इसमें मैं समझता हूं कि इनफ नहीं हो रहा है। एक मेरे चेयरमैनशिप में कमेटी बनी थी रोड मैप फॉर गैस बेस्ड इकोनॉमी, जो कि 2019 में मिनिस्टर ने इनॉग्रेट की। उसके बाद नीति आयोग में मैं खुद भी अपना समय निकाला, लगाया, डिस्कस किया गया कि उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। चाहे वो कोविड का दौरान आ गया, कुछ भी है, संभव उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो ये एक्शन क्या रोड मैप है वो लगाना बहुत जरूरी है। क्या इकोसिस्टम होगा वो बनाना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली सर। तनेजा सर, आप बेहतर तरीके से समझते हैं सरकार के कामकाज को, और एनर्जी पर तो आप सिद्धहस्त हैं इस क्षेत्र के। पूरा का पूरा जो विजन है वो क्लीनर मोबिलिटी के सॉल्यूशन को लेकर है। गवर्नमेंट भी दिखाती रही है, हमारे अपने गोल्स हैं, 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 2070 का हमारा नेट जीरो गोल है। आपको लगता है जो इंटेंशन इस सरकार का रहा है और जो सिफारिशें की गई हैं वो कहीं मेल खा रहे हैं, या जैसा सर बता रहे हैं शर्मा सर की अभी वो इकोसिस्टम बनाने में चुनौतियां एक होंगी, और नंबर 2 उन चुनौतियों को दूर कैसे करें उसका रोड मैप अभी सामने आया नहीं है सर? नहीं, देखिए, अगर इंटेंट ये है कि देश में प्रदूषण डीजल से होता है और प्रदूषण नहीं होना चाहिए, लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, तो उसमें तो कौन सहमत होगा। अगर संभव है तो बिल्कुल करिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो ये सारे जो एक तरह से ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन मतलब बदलाव तेजी से अगर आप करना चाहते हैं, तो क्या वो आपने जो जहां ले जाना चाहते हैं उसके लिए ढांचा खड़ा किया है? नीति क्या है उसके लिए? तमाम जो राज्य हैं, भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है और ट्रांसपोर्ट काफी हद तक राज्यों का विषय है। कितने राज्यों से चर्चा हुई है, कब चर्चा हुई है, क्या चर्चा हुई है, किस किस राज्य का क्या दृष्टिकोण है? कोई राज्य पहाड़ों में हो सकता है, कोई समुद्र किनारे हो सकता है, कोई दूर दराज में हो सकता है। तो ये मेरा कुल मिला के कहना यह है कि अगर आप पहले एक कैलेंडर बना दें कि इस तारीख तक ये कर दो, इस तारीख तक ये कर दो, इस तारीख तक ये कर दो, लेकिन साथ में जो है उसका पूरा ढांचा जो है वो हमारे सामने तो आया नहीं, देश के सामने उसको रखिए पहले। और दूसरी बात यह है कि इंटेंट अच्छी है, इसमें कोई असहमति नहीं है ना, इंटेंट तो बहुत अच्छी है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो आपको जितना बड़ा एक इकोसिस्टम बनाना होगा, तमाम जो कार की कंपनियां आज बना रही हैं डीजल की गाड़ियां या पेट्रोल की गाड़ियां, वो जो है अपना ट्रांसफॉर्मेशन करेंगी। जिसने आज की तारीख में जो आपका शो देख रहा है, एक मध्य वर्ग का आदमी है जिसने 5 लाख की डीजल की गाड़ी आज ही खरीदी है, इस उम्मीद से कि वो 10 साल उसको चलाएगा। उसके जो बैंक से उसने लोन लिया है वो शायद 12 साल या 15 साल पे करेगा। उस सब का क्या होगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बात करना तो आसान होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिजली चाहिए होती है। वो बिजली कहां से आएगी? वो बिजली आज की तारीख में हमारे देश में 65% ज्यादा बिजली तो हम कोयले से ही बना रहे हैं। और कोयले को भी जो वो भी एक फॉसिल फ्यूल है, उससे तो बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। साथ में जहां तक ये है कि रिन्यूएबल से लेकर के आएंगे, रिन्यूएबल हम देख रहे हैं बड़ा तेजी से भारत ने उसमें काफी काम किया है, लेकिन पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन
प्रति व्यक्ति जो बिजली का कंजम्पशन है वो तो बहुत कम है हमारे देश में। बिल्कुल सर। और आप दिल्ली, बंबई, बड़े शहरों को छोड़ दीजिए, छोटी जगह में जाते हैं, बिजली का आना जाना, गुम हो जाना या अन्य कारण होते हैं, वो परेशानियां होती है। तो मेरा ये सिर्फ कहना है कि अगर हम जो भी काम करें, वो मुझे लगता है कि जो हमारा ट्रांजिशन है फॉसिल फ्यूल अर्थात डीजल वगैरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल, बहुत अच्छा इरादा है, लेकिन ये ऑर्गेनिक होना चाहिए। एब्सोल्युटली। ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि आप उसको धीरे धीरे करते जाइए, माइलस्टोन रखिए, लेकिन माइलस्टोन ऐसे बनाइए जो व्यवहारिक हो। आप ये कहें कि भाई जिससे कि हम उसमें जा सकें। अगर माइलस्टोन आपके व्यवहारिक नहीं होंगे, प्रैग्मेटिक नहीं होंगे, तो फिर परेशानी पैदा हो जाएगी। या तो आपकी ग्रोथ धीरे हो जाएगी, ग्रोथ आपकी, अगर आप इस तेजी से करेंगे जिस चर्चा हो रही है कि 24 से ये भी बंद कर दो, 25 से, तो आपकी ग्रोथ सफर करेगी। और ग्रोथ आज की तारीख में जरूरी है, क्योंकि रोजगार पैदा करना है, अर्थव्यवस्था का विस्तार करना है, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, जो आप बड़े बड़े तमाम एक्सप्रेसवे पूरे देश में बना रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आज की तारीख में भी हर 500 किलोमीटर में आपको उसको रिचार्ज करना होता है, हर 500 किलोमीटर, जो बहुत अच्छा है। आमतौर से 300 किलोमीटर के बाद, तो 300 किलोमीटर के बाद अगर इसका मतलब ये हुआ दिल्ली से आपको लखनऊ जाना है, तो 3 दफे आपको रुकना है, 3 दफा। और वो 3 रुकने में आपको जो, और उसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्पीड थोड़ी कम होती है, ये सब लोग जानते हैं। इवन मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है अभी, तो मेरा मतलब ये कि टेक्नोलॉजी अभी इसमें आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। बिल्कुल सब कुछ, यानी कि आइडिया इन मेकिंग ही है अभी, जब तक एक ठोस हमारे पास प्लान तैयार नहीं हुआ। थोड़ा सा मैं इंडस्ट्री का भी इसमें समझना चाहूंगा। मल्होत्रा सर, डीजल जो है वो 2/5 है रिफाइंड फ्यूल कंजम्पशन का हमारे देश में, और 80% तो उसका ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ही है। डिसरप्शन के लिए अगर तैयार होना है तो फिर इसके नफा नुकसान भी हमें सोचना पड़ेगा। इंडस्ट्री क्या सोच रही है सर इस सोच को लेकर? डीजल मुक्त शहरों की परिकल्पना, इसको लेकर क्या इंडस्ट्री अभी तैयार है सर? अगर हम सरकार ने जो प्रतिबंध लगा रही है, वो कह रही है कि 100 जो उन्हीं शहरों में प्रतिबंध लगाया जाएगा जहां की आबादी 10 लाख से ऊपर है। पर अगर 10 लाख से ऊपर कोई 60-70 शहर आते हैं, अगर 60-70 शहरों में आप डीजल का प्रतिबंध लगाते हैं, इसका मायना ये होता है कि पूरी देश की अर्थव्यवस्था में आपको डीजल बैन करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो हमें ये समझनी है। दूसरा है कि हर एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक दृष्टिकोण से नापा नहीं जा सकता, इसके कई दृष्टिकोण हैं। 2 व्हीलर में डीजल है ही नहीं, 3 व्हीलर में डीजल का प्रतिशत अब 10% रह गया है। पैसेंजर व्हीकल्स में डीजल की मात्रा जो 33% व्हीकल्स होती थी, आज 15% हो गई है, और 18, और ये घटती चली जाएंगी और शायद काफ़ी कम हो जाएंगी। लेकिन जब नज़र हम बसों पे डालें और ट्रकों पे डालें, तो यहाँ पर आज भी डीजल का जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री में, वो 90% तक है, और ये हमारी देश की लाइफलाइन है। मुझे ये नहीं समझ आता कि हम इतना क्या परिवर्तन कर देंगे 4 सालों में कि डीजल को हम निकाल के दूसरे फ्यूज ला पाएंगे। ईवी की बात करें, 3-4 साल से ईवी पॉलिसी है। जहां तक बसों का सवाल है, ईवी का जो पेनिट्रेशन है हार्डली 2-3% हुआ है। एलएनजी की बात हो रही है, हाइड्रोजन फ्यूल की बात हो रही है, तो उसमें भी अभी तक बड़े अर्ली डेज हैं। तो इस लिहाज से रास्ता बड़ा कठिन है, इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। जो इरादा है कि डीजल में पार्टिकुलर मटेरियल ज़्यादा होता है, डीजल की हमें खपत कम करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि 4 सालों में या जो हम क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहते हैं, वो शायद संभव नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हमें प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और ख़ास नज़र में डालना चाहूँगा जो लाइफलाइन होती है हमारी इकोनॉमी की, बसेस और ट्रक्स की, उसमें ना कहीं तो बहुत ही कठिन कार्य है। तो ये सब प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव देखने चाहिए सरकार को, और रोड मैप बनाना चाहिए। अलग अलग स्टेक होल्डर्स क्या बोलते हैं, आप अलग अलग क्षेत्रों में स्टार्ट कर सकते हैं। 3 व्हीलर 2 व्हीलर में है नहीं, पैसेंजर व्हीकल में अपने आप कम होता जा रहा है, पर बसेस और ट्रक्स की बात करें तो मैं यही कहूंगा दिल्ली अभी बहुत दूर है। एब्सोल्युटली सर। राउंड 1 की जो हमारी चर्चा है बहुत दिलचस्प, बहुत सारगर्भित रही। हमारे पास इंडस्ट्री के सबसे बुद्धिमान मेहमान इस वक्त पैनल पर हैं। पहला जो सर ने कहा, शर्मा सर ने, एक इकोसिस्टम आना चाहिए, वो पहले आए। दूसरा, तनेजा सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि व्यवहारिक हो। और तीसरा जो मल्होत्रा सर ने कहा कि इकोनॉमी पर जो असर पड़ेगा, क्योंकि हमारी लाइफलाइन है, उसका भी ख्याल रखा जाए। गवर्नमेंट पैनल ने सिफारिश की कि 2027 तक आप डीजल वाहन जो हैं वो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों से हटा दीजिए। बात बन जाएगी, पर्यावरण भी बचेगा, आपके जो गोल्स हैं नेट जीरो के वो भी आसानी से आप छू पाएंगे। लेकिन क्या है इसके चुनौतियां, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। शर्मा सर, एक पैनल जो कह रहा है इसमें, वो कह रहा है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस जो बसें हैं उनको आप ठीक है इलेक्ट्रिक
सिटी वाला जो होगा वो लॉन्ग टर्म में देखिए, लेकिन आप गैस को यूज कीजिए ट्रांजिशन फ्यूल के तौर पर 10 से 15 सालों के लिए। अभी जो एनर्जी मिक्स में जो भागीदारी है गैस की वो 6% के आसपास है, 2030 तक 15% हो जाएगी तो शायद बात बने। क्या है इतनी गैस सर कि हम एक ट्रांजिशन फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर पाए उसको? दीपक, सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा। आपकी वो जो नॉलेज है, आपको जरूरत नहीं है एक्सपर्ट पैनल की, आप अपने आप ही थैंक यू सो मच सर। सर आपसे बातचीत, दूसरा, आप लोगों से बातचीत करने के लिए रिसर्च करके आना पड़ता है सर। और दूसरा देखिए, जो मैं पहले भी शायद बोला है, नरेंद्र तनेजा जी का तो मैं इतना आदर करता हूँ, वो पैनल पे तो है, मेरे आने की जरूरत नहीं है। और अरुण मल्होत्रा दोनों ने मेरी बात को सपोर्ट ही नहीं किया, उसको सप्लीमेंट किया, बहुत अच्छी तरह से आगे लेके चले हैं। अभी आपने जो नया डायमेंशन दिया, बिल्कुल इस चीज से मैं सहमत हूँ। और शायद मैं डिटेल में नहीं बताना चाहूंगा, मैंने नरेंद्र तनेजा, हम दोनों ने जो कुछ मिलके बहुत बड़े पैमाने पे कोशिश की थी कि ये जो LNG ट्रकिंग हमारे देश में चालू हो सके। और मेरी नॉलेज के हिसाब से चाइना में 3 लाख कमर्शियल व्हीकल्स वो LNG ट्रक्स एंड बसेस हाईवे पे दौड़ते हैं। तो हमारे देश में भी क्यों नहीं संभव है? तो उसके लिए कोशिश की गई थी, बातचीत भी बहुत हाई लेवल में भी की, पर वो कुछ हालात ऐसे बने कि वो आगे बात बढ़ी नहीं। और संभव जैसे मैंने बताया कि एक जो मेरी रिपोर्ट जो बनी थी मेरी गैस बेस्ड इकोनॉमी में, सरकार कहती है कि हमको कम से कम 2030 तक 15% जो एनर्जी कंजम्पशन गैस बेस्ड होना चाहिए। तो उसके लिए क्या गैस की सप्लाई कैसे इंक्रीज हो? डोमेस्टिक प्रोडक्शन से तो हो नहीं सकता है। आयात जो होगा, LNG सबसे बड़ा वही साधन बनता है। और हमारे जो जितना हमारे जो हमारे पोर्ट सिस्टम वगैरह जो हैं, ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट वगैरह, LNG और टर्मिनल आ सकते हैं, किया जा सकता है। पर उस दिशा में जितना डिसरप्टिव वे में काम होना चाहिए, सरकार ने ये तो बोल दिया कि एनर्जी ट्रांजिशन हैज टू बी डिसरप्टिव, बट उसके लिए जो इकोसिस्टम वातावरण जो बनाया जाएगा वो भी तो डिसरप्टिव होना चाहिए। एब्सोल्युटली। उसके लिए क्या मेहनत की गई है? आई एम सॉरी टू से, उसके लिए चाहे ये कोविड का ब्रेक आ गया, कुछ भी है, और ना पर उसकी रोड मैप तो बताएं, कम से कम ये तो बोले कि हम ये उसके लिए हम साधन जुटाना चाहते हैं। तो जब वो नहीं हो रहे हैं, खाली वो बैन कर देने से तो काम नहीं चलेगा। अरुण मल्होत्रा जी ने बहुत अच्छी बात की है, मैं उनको भी कॉम्प्लीमेंट करूंगा, अपने स्टैटिस्टिक्स वगैरह भी दिए हैं, शायद मेरी भी नॉलेज बढ़ाई है उन्होंने। तो ये मेरा एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल सर। और जो सुझाव इस पैनल से आ रहे हैं, देखिए हल्का सा अगर हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड बहस करनी है तो थोड़ा सा वो क्रिटिकल एंगल में जाती है, और एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण जब सामने आता है तो फिर वस्तुस्थिति नजर आती है। तनेजा सर, एक जो एक आलोचनात्मक पक्ष जो रहा है इस पूरे उसका, कि नाम जैसे अब फेम है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। अब इसका नाम तो आपने फास्टर एडॉप्शन रख दिया फेम का, लेकिन उसमें ये कमेटी खुद कह रही है कि आपको टारगेटेड एक्सटेंशन के लिए आपको इंसेंटिव बढ़ाने पड़ेंगे, वो बढ़ाए शायद नहीं जा रहे हैं। तो क्या कुछ अप्रोच उस दिशा में बदलने की भी आवश्यकता है सर? नहीं, देखिए, हमको डिसरप्टिव जो है शब्द है, आज की तारीख में सबसे ज्यादा फैशनेबल कोई शब्द है या टर्म है वो डिसरप्टिव है। हर एरिया में लोग डिसरप्टिव बोल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमको ये देखना होगा कि हम अमेरिका में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, वो सब हम देख लें, अच्छी बात है। लेकिन जो भारतीय जो धरातल पे जो हमारे हालात है, हमारे बिल्कुल अलग है। हमारे शहरों को ग्रोथ भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, और साथ में परिवहन भी चाहिए। अब तीनों का हमने मिश्रण करना है। मुझे लगता है जहां पे थोड़ा चूक रहे हैं, हम ये चूक रहे हैं कि अभी तक हमारी जो अर्थव्यवस्था वो तेल की है, हम उसको तेल से सीधा बिजली का बनाना चाहते हैं। मतलब ऑयल इकोनॉमी टू इलेक्ट्रिसिटी इकोनॉमी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन में गैस की भूमिका, हमको जो पहले हमने सोचा था कि गैस की भूमिका बड़ी रहेगी, अर्थात यह है कि तेल से जब हम बिजली की तरफ जाएंगे तो बीच में गैस का एक सेतु का काम करेगा, एक ब्रिज होगा। कहीं ना कहीं अब हम वो भूल रहे हैं। हमको लगता है हम सीधे तेल से बिजली पे जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है। भारत जैसी अर्थव्यवस्था में
जैसे जो आपने अगर लॉन्ग डिस्टेंस बसेस चलानी है या लॉन्ग डिस्टेंस इवन जहां ट्रेन चलाने की जरूरत है या और व्हीकल की जरूरत है, हमको बिजली के साथ साथ हमको गैस पे काम करना चाहिए। हम तेल भी आयात करते हैं, हम यूरेनियम भी आयात करते हैं और गैस भी आज की तारीख में लगभग 58% हम आयात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उसमें कोई परेशानी नहीं, जब तेल करते हैं तो गैस भी करेंगे, लेकिन गैस से प्रदूषण बहुत कम होता है। और दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक नहीं है हमारे देश में कि ऑयल को आप बैन कर दो ऑयल में, क्योंकि 40% से बड़ी ज्यादा भूमिका डीजल की है। अगर ऑयल को डीजल को बैन कर रहे हैं मतलब 40% आप डीजल ऑयल को बैन कर रहे हैं, तो पूरी अर्थव्यवस्था की धुरी तेल है। आप उसको बंद करके आप बिजली की तरफ जा रहे हैं। दूसरे पर आपके पास ये नहीं पता कि बिजली वो बनेगी कहां से बनेगी वो बिजली। क्या सारी बिजली सौर ऊर्जा से आ जाएगी? सौर ऊर्जा को कहा जाता है 10 AM to 4 PM इलेक्ट्रिसिटी, 10 बजे सुबह से 4 बजे। बाकी बिजली कहां से आएगी? मॉनसून में कहां से आएगी? अब ये आप जो ये बोलते हैं हाइड्रोजन साहब बिल्कुल आएगा, लेकिन हाइड्रोजन अभी बहुत दूर की दौड़ है। अभी हाइड्रोजन एकदम आपके सामने विकल्प अवेलेबल नहीं है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि टेक्नोलॉजी डिसरप्शन ठीक है, कोई बुराई नहीं है, अच्छा शब्द है, यूज करिए, लेकिन साथ में यह है कि आपकी पूरी अप्रोच प्रैग्मेटिक होनी चाहिए। ट्रांजिशन के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। एनर्जी ट्रांजिशन भारत के अंदर तेल से और सीधा बिजली का जो ट्रांजिशन है, ये अमेरिका की तरह नहीं होगा, स्वीडन की तरह नहीं होगा, जापान की तरह नहीं होगा। हमारी इंडियन कैरेक्टरिस्टिक के साथ होगा। उसके साथ खिलवाड़ मत करिए। जो जापान कर रहा है, जर्मनी कर रहे, उनकी सलाम करिए, उनको बहुत अच्छा है। पर हमारा यहाँ यह है कि हमको जो है ट्रांजिशन में गैस की भूमिका बड़ी चलेगी। एकदम जो है डिसरप्शन हम नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ ट्रांजिशन का मतलब है बदलाव होगा, लेकिन बदलाव ऐसा नहीं कि स्विच को ऑफ कर दिया या ऑन कर दिया। बदलाव ऐसे ही होगा जैसे सुबह भी शुरू होती है तो 3 घंटे के पहर को हम लोग जो है उसको बोलते हैं एक पहर होता है। ऐसा बदलाव हमको चाहिए जो धीरे धीरे हो, किसी की रोटी ना जाए, मुझे लगता है बिल्कुल सर, किसी का गाड़ी जो है वो बेकार ना हो, और देश की अर्थव्यवस्था के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता ना। बिल्कुल सर, डिसरप्शन का मतलब ये ना समझा जाए, और डिसरप्शन और स्मूथ ट्रांजिशन में थोड़ा सा हमें फर्क और इसमें तालमेल बिठाना बड़ा आवश्यक होगा। मल्होत्रा सर, अब हमारे सामने पूरी पिक्चर है, कहां कहां पेन पॉइंट चुनौतियां हैं, लेकिन आपकी नजर में ये जो डिसरप्शन का आइडिया है ये भी बरकरार रहे और स्मूथ ट्रांजिशन भी हो जाए, इसके लिए एक व्यावहारिक सोच क्या होनी चाहिए? तो हमारा जो पेनिट्रेशन ईवीज का है, 2 पहिया वाहन में 5% है, कारों में 1% है, ट्रक में 3% है, 3 व्हीलर में 60% है, पर उसमें से अधिकतर 90% ऐसा है जो लेड एसिड बैटरी पर है, जो कि बहुत खराब माना जाता है मिशन के लिहाज से। तो जो ट्रांजिशन है, हमने कुछ कदम उठाए थे सीएनजी गाड़ियों के रूप से, अब हम हाइब्रिड गाड़ियों के रूप से, और तीसरा गाड़ी जो हम कह रहे हैं, हम जो एथनॉल डालना चाहते हैं, तो इन टेक्नोलॉजीज़ को भी देखा जाए, बिकॉज इन टेक्नोलॉजीज़ पे काफ़ी काम हुआ है। अब इसको बीच में नहीं हम छोड़ सकते। जैसा कि हम मानते हैं आज की तारीख में सारा जो सरकार का जो फेम पॉलिसी में जो रियायत दे रही है, जो सब्सिडी दे रही है, केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे है। सब्सिडी आपकी हाइब्रिड व्हीकल्स पे कुछ नहीं है, सीएनजी व्हीकल्स पे कुछ नहीं है। तो इन टेक्नोलॉजीज में, इन फ्यूल्स में जहाँ तक जिसकी क्षमता है उनको भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और जहाँ तक मेरे को पैनलिस्ट ने बताया कि हमें दुनिया भर की चीज़ें समझनी है, पर क्या हमारे देश में कार्यान्वित हो सकती हैं, वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 2 व्हीलर और 3 व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल्स में तो हमारे पास अच्छे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, जो पहले ही हमने शुरुआत कर दी है इलेक्ट्रिक के साथ साथ। लेकिन जो बसों में है, चाहे एलएनजी की बात करें, चाहे हम हाइड्रोजन की बात करें, अभी बहुत ही शुरुआत दौर पे है। और कहीं मुझे नहीं दिखता कि इन क्षेत्रों से, एलएनजी से या हाइड्रोजन फ्यूल से, अगले 4 साल में कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता, 3-4 साल में, जिससे हम डीजल बैन की बात कर सकें। तो ये हमें वास्तविकता में रहना पड़ेगा। हमें ख्याल अच्छे हैं, इरादे अच्छे हैं, पर इरादे जमीन पर उतारने हैं और इरादों को कार्यान्वित करना है, ये हमारी कोशिश रहेगी। और सबका सहयोग चाहिए, सबके विचारधाराओं को लेके चलना है। नहीं तो क्या होगा, माई वे और हाईवे शुरू हो जाएगा और उसमें काम नहीं बनता है। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल यही फायदा होता है जब इस विषय के
प्रबुद्ध जानकारों का एक साथ पैनल, और बड़ा संयोग है कि एक साथ तीन बुद्धिजीवी इस पूरे फील्ड के हमारे साथ जुड़े, और इसका फ़ायदा दर्शकों को तो मिलता ही है, मेरे जैसे अल्पज्ञानी एंकर्स का भी ज्ञानवर्धन होता है। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है इतनी क्लैरिटी से ये चर्चा संभवतः अभी रिसेंट पास्ट में तो हुई नहीं होगी, आने वाले नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी सुझाव यहाँ से निकले हैं, जो भी सिचुएशंस बताई गई हैं, उनको सरकार ज़रूर ध्यान में रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। शर्मा सर थैंक यू सो मच सर, तनेजा सर बहुत बहुत शुक्रिया, मल्होत्रा सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।